हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं पावर इंजीनियरिंग की क्लास में। आज हम लोग यूनिट 1 में लेक्चर 3 को स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको हीट इंजन के बारे में पढ़ाया था, फिर उसके टाइप्स के बारे में बताए थे और फिर हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे टर्म यूज्ड इन आईसी इंजन, जिसको हम लोग कहेंगे टर्मिनोलॉजी। मतलब आईसी इंजन में कौन कौन सा टर्म आता है जो हमको आगे जाके न्यूमेरिकल में और थ्योरी में दोनों में मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि इंटरनल कंबशन इंजन एक ऐसा इंजन होता है जिसमें फ्यूल का कंबशन इंजन सिलेंडर के अंदर होता है और उससे जो एनर्जी मिलता है उससे पिस्टन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन देता है और वो पिस्टन जो है वह कनेक्टिंग रॉड के साथ और क्रैंक के साथ मिलकर क्रैंक शाफ्ट को रोटरी मोशन देता है और इस तरह से मेरा गाड़ी चलता है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या टर्म होता है आईसी इंजन के अंदर। ठीक है, तो अगर आप इंजन को कभी खोलेंगे तो उसमें बहुत सारा टर्म रहेगा जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे एक फिगर के रिस्पेक्ट में हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर का इंटरनल व्यू आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो सिलेंडर में यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सिलेंडर है ये मेनली कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है और कास्टिंग प्रोसेस से बना हुआ रहता है। तो ये सिलेंडर है और सिलेंडर वैसे मटेरियल से बना हुआ है जिसमें हाई प्रेशर रेसिस्टिंग कैपेसिटी हो, हाई टेम्परेचर रेसिस्टिंग कैपेसिटी हो। लगभग 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये सिलेंडर जो है रेसिस्ट करता है और इसका जो प्रेशर जो है वो मैक्सिमम ये 70 बार तक को रेसिस्ट कर सकता है। तो ये आपका जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में हम लोग पिस्टन डालते हैं। तो ये पिस्टन जो है एल्युमिनियम एलॉयज का बना हुआ रहता है और या कास्ट आयरन का भी हम कह सकते हैं। तो ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन सबसे टॉप पोजीशन पर जब रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं टॉप डेड सेंटर। फिर जब पिस्टन नीचे आता है और सबसे नीचे पोजीशन पर जब आ जाता है, उसके बाद नीचे नहीं जा सकता, तो उसको कहते हैं बॉटम डेड पोजीशन। ठीक है, तो आज यही सब टर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा टर्म होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग जो आज स्टार्ट कर रहे हैं उसको कह रहे हैं सिलेंडर बोर। कि सिलेंडर बोर किसको कहेंगे, तो ध्यान से सुनेंगे। ये जो सिलेंडर है और सिलेंडर का जो इंटरनल डायमीटर है, मान लीजिए ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर का जो इंटरनल डायमीटर है, इस इंटरनल डायमीटर को हम लोग क्या कहेंगे, बोर कहेंगे। ठीक है, ये अगर सिलेंडर है तो ये सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर जिसके अंदर पिस्टन जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बोर कहेंगे। तो क्या डिफिनेशन कह रहा है, द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इन विच द पिस्टन मूव्स इज नोन एज सिलेंडर बोर। और इसको हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एमएम में एक्सप्रेस्ड किया जाता है। तो आई थिंक आपको सिलेंडर बोर समझ में आ गया होगा कि सिलेंडर बोर का मतलब हो गया कि सिलेंडर के इंटरनल डायमीटर को हम लोग क्या कहते हैं, सिलेंडर बोर कहते हैं। ठीक है, फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सिलेंडर है कुछ इस तरह शेप में रहता है। ठीक है, तो ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर, दिस इज कॉल्ड बोर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं टॉप डेड सेंटर। टॉप का मतलब सबसे ऊपर पोजीशन हो गया, डेड का मतलब इसके बाद आगे आदमी जा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो टॉप डेड सेंटर इसका मतलब है कि ये जो सिलेंडर है इसमें पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है और ये क्रैंकशाफ्ट को रोटरी मोशन देता है। तो ये जब पिस्टन सबसे टॉप पोजीशन पर रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टीडीसी। याद रखना है, जब वर्टिकल इंजन सिलेंडर होगा और पिस्टन सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर होगा तो उस पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे, टॉप डेड सेंटर। तो क्या डिफिनेशन कह रहा है, द एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब इससे ज्यादा आगे जा ही नहीं सकता है, द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पिस्टन इन द सिलेंडर एंड फारदेस्ट फ्रॉम द क्रैंकशाफ्ट। और देखिए क्रैंकशाफ्ट इसको कह रहे हैं, ये क्रैंकशाफ्ट है। क्रैंकशाफ्ट होता क्या है, तो एक सर्कुलर रॉड होता है जो अपने एक्सिस पर घूमता है, उसको हम लोग क्रैंकशाफ्ट कहते हैं। और वही क्रैंकशाफ्ट के साथ सारा मैकेनिज्म जुड़ा रहता है जिससे कि मोशन का और पावर का ट्रांसमिशन होता है। तो ये क्रैंकशाफ्ट है, ये सर्कुलर रॉड है, इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जब पिस्टन क्रैंकशाफ्ट से सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, सबसे फर्देस्ट पोजीशन पर होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टॉप डेड सेंटर। तो एक बार डिफिनेशन ध्यान से सुन लेंगे, द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पिस्टन in the cylinder and furthest from the crankshaft then it is known as TDC। किस केस के लिए, for vertical cylinder engine। ठीक है, for vertical cylinder engine and IDC inner dead center। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको,
इनर डेड सेंटर। सारे बात को आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे। इनर डेड सेंटर फॉर हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इंजन। तो आई थिंक आपको टॉप डेड सेंटर और बोर समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बॉटम डेड सेंटर, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बीडीसी। ठीक है, बॉटम डेड सेंटर। जब पिस्टन सिलेंडर में सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा और बॉटम पोजीशन पर होगा, तो क्या लिख रहा है, द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पिस्टन एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। मतलब सिलेंडर में इससे नीचे पिस्टन अब जा ही नहीं सकता है। तो पिस्टन जब सिलेंडर में सबसे बॉटम पोजीशन पर आ जाएगा तो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, बॉटम डेड सेंटर कहेंगे। एंड लिखा हुआ है नियरेस्ट टू द क्रैंकशाफ्ट, और उस समय यह क्रैंकशाफ्ट से क्या होगा, बहुत ही नजदीक होगा। देखिए क्रैंक, अगर ये पिस्टन यहां से बीडीसी पर आ जाता है तो क्रैंकशाफ्ट से दूरी बहुत कम हो जाएगा, पर अगर ये टीडीसी पर आता है तो दूरी ज्यादा होता है। तो आई थिंक आपको डिफिनेशन एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल इंजन होगा, देखिए अगर ये इंजन जो है हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होगा, अगर इस तरह से, अब एक क्वेश्चन यहां से उठता है कि सर हॉरिजॉन्टल इंजन और वर्टिकल इंजन बनाया ही क्यों जाता है। तो देखिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डिजाइन किया जाता है। बहुत सारे बाइक में आप देखे होंगे कि बहुत सारा इंजन जो है, सिलेंडर जो है वो वर्टिकल है, किसी किसी में हॉरिजॉन्टल है। तो ये स्पेस जिस तरह रहता है उस हिसाब से डिजाइन किया जाता है। फिर आपको जो है वाइब्रेशन कम करने के लिए उसको डिजाइन किया जाता है, शॉक को कम करने के लिए, वियर एंड टियर को कम करने के लिए, ग्रेविटी को, सब चीज पर ध्यान देकर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बनाया जाता है। ठीक है, पर पावर के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि अगर इंजन का जो सीसी है वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रहे, सेम रहे, याद रखेंगे इंजन का जो वॉल्यूम है उसको हम लोग सीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि मेरा बाइक जो है वह 150 सीसी का है, या आपका बाइक जो है 200 सीसी का है, 120 सीसी का, 125 सीसी का। ये सीसी का मतलब होता क्या है, ये सीसी का मतलब होता है, इसको क्या कहते हैं, ये किसी भी सिलेंडर के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसका मतलब है कि जब पिस्टन सबसे टॉप पोजीशन पर और फिर पिस्टन सबसे बॉटम पोजीशन पर आया, तो टॉप पोजीशन से बॉटम पोजीशन तक का जो वॉल्यूम कंटेंट होता है उसी को क्या कहते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको सीसी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यही इंजन का वॉल्यूम हमको बताता है। ठीक है, अगर किसी बाइक में ज्यादा सीसी का है, इसका मतलब उसमें फ्यूल ज्यादा जलेगा, तो उससे एनर्जी और पावर ज्यादा जनरेट होगा। तो आई थिंक आपको यह भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां क्या कह रहे हैं, बॉटम डेड सेंटर आपको क्लियर हो गया होगा कि जब पिस्टन सिलेंडर में सबसे नियरेस्ट पोजीशन पर होगा क्रैंकशाफ्ट का, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बीडीसी कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे स्ट्रोक, और स्ट्रोक को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोक लेंथ भी कहते हैं। तो स्ट्रोक क्या होता है, तो ये एक वर्टिकल डिस्टेंस है। किस केस में, जब वर्टिकल इंजन सिलेंडर है तब। अगर ये हॉरिजॉन्टल होगा तो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर में इसको हम लोग आईडीसी कहते हैं और बाहर वाले को ओडीसी कहते हैं। तो इसलिए यहां लिखे भी है कि इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इंजन, ओडीसी, आउटर डेड सेंटर फॉर हॉरिजॉन्टल इंजन। ठीक है, तो क्या बोला, वर्टिकल रहेगा तो टीडीसी और बीडीसी, पर अगर सिलेंडर हॉरिजॉन्टल रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, आईडीसी, इनर डेड सेंटर, और ओडीसी, आउटर डेड सेंटर। ठीक है, अब स्ट्रोक क्या होता है, तो इट इज द डिस्टेंस। तो देखिए लिखा हुआ है द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन। पिस्टन के द्वारा जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा उसके दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन इन द सिलेंडर इन वन डायरेक्शन इज नोन एज स्ट्रोक। मतलब अगर सिलेंडर में पिस्टन टॉप पोजीशन से बॉटम पोजीशन आया होगा तो यहां से यहां तक का जो लेंथ है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, स्ट्रोक कह रहे हैं। अगर ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इंजन भी होता तब भी ये क्या होता है, स्ट्रोक ही कहलाता है। तो क्या डिफिनेशन हो गया, द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन इन द सिलेंडर। मतलब सिलेंडर के अंदर पिस्टन का जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा किसी एक डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रोक कहेंगे। सीधा आपसे कोई पूछे तो सीधा जवाब दीजिएगा कि टीडीसी और बीडीसी का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, या आईडीसी और ओडीसी का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहां नोट करके याद रखेंगे, इट इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ क्रैंक। इसका मतलब ये क्रैंक, इसको क्रैंक कहते हैं। तो क्रैंक का अगर रेडियस है और स्ट्रोक को हम लोग स्ट्रोक लेंथ कहते हैं, एलएस कहते हैं, तो हम कहेंगे कि एलएस इज 2 टाइम्स
टाइम ऑफ रेडियस ऑफ क्रैंक। इसको नोट कर लेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बोला है, इट इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ क्रैंक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बोर किसको कहते हैं, टीडीसी किसको कहते हैं, बीडीसी किसको कहते हैं, स्ट्रोक किसको कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम किसको कहेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि स्वेप्ट वॉल्यूम या डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम किसको कहेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे कि कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, और छोटा छोटा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड स्वेप्ट वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्वेप्ट वॉल्यूम किसको कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम किसको कहते हैं। ध्यान देंगे स्टूडेंट, देखिए आपके पास जो इंजन है और जो सिलेंडर है उसमें क्या होता है कि पिस्टन टॉप से बॉटम आता है। तो टॉप से बॉटम जब आ रहा है तो पिस्टन इसमें स्वेप कर रहा है, रगड़ाते हुए आ रहा है। ठीक है, तो टीडीसी से बीडीसी तक का जो वॉल्यूम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम कहते हैं, नहीं तो उसका तीसरा नाम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो क्या डिफिनेशन कह रहा है कि द वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द पिस्टन when it move between the two extreme position is known as swept volume। इसका मतलब जब सिलेंडर में पिस्टन जो है दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में मूव करता है तो जितना वॉल्यूम वो कंटेन किया उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम, और उसी का दूसरा नाम क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दैट इज द वॉल्यूम बिटवीन द टीडीसी एंड बीडीसी। सिंपल भाषा में टीडीसी और बीडीसी का जो वॉल्यूम होता है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम कह रहे हैं। स्वेप्ट वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे कैसे, तो स्वेप्ट वॉल्यूम बराबर पिस्टन एरिया इंटू स्ट्रोक लेंथ। ध्यान से सुनेंगे, देखिए आपके पास जो सिलेंडर होगा वो तो सर्कुलर होगा। ठीक है, तो आप क्या करो, इसका एरिया निकाल लो। तो डायमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटे 4 डी स्क्वायर। और पिस्टन कहां से कहां मूव कर रहा है, तो पिस्टन इस जगह से यहां तक मूव कर रहा है, तो ये जो लेंथ है दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक लेंथ। तो यहां से हम कह सकते हैं पिस्टन एरिया पाई बटे 4 डी स्क्वायर, और स्ट्रोक लेंथ को हम लोग एलएस मान लिए हैं, एलएस मान लिए, नहीं तो कहीं कहीं स्मॉल एल भी माना जाता है। तो यहां से हम इजिली क्या करेंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो आई थिंक आपको स्वेप्ट वॉल्यूम समझ में आ चुका होगा। क्या बताए थे बाबू कि जनरली हम लोग अपने इंजन का जो सीसी रिप्रेजेंट करते हैं वो स्वेप्ट वॉल्यूम को ही कहते हैं, पर टोटल इंजन का जो सिलेंडर वॉल्यूम होता है वो भी सीसी में ही रिप्रेजेंट होता है, पर जो बाइक का या इंजन का जो सीसी है वो डायरेक्ट उसके स्वेप्ट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस का मतलब होता है खाली जगह, स्पेस, खाली स्पेस। तो कहता है कि जब ये पिस्टन ऊपर जाता है तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पर आने के बाद ये रुक गया, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। तो ये सिलेंडर का हेड है, ये वाला टॉप भाग, ये सिलेंडर का हेड है और ये पिस्टन का टॉप है। तो पिस्टन के टॉप से सिलेंडर के हेड के बीच में जो खाली जगह है, ये खाली जगह को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम कह रहे हैं। और इसी वॉल्यूम में क्या होता है, फ्यूल का कंबसन टेक्स प्लेस करता है, चाहे यहां पर स्पार्क प्लग लगा हो या फ्यूल इंजेक्टर लगा हो। और पिस्टन भी क्या करता है, इस फ्यूल को यहीं तक कंप्रेस्ड करता है और इसी एरिया में जो है कंबसन टेक्स प्लेस करता है और फिर पिस्टन को पावर देता है और नीचे की ओर शिफ्ट करता है। तो क्लियरेंस वॉल्यूम क्या हो गया, द वॉल्यूम कंटेंट इन द सिलेंडर एबव द टॉप ऑफ द पिस्टन when the piston is at TDC। कहता है कि जब पिस्टन TDC पोजीशन पर है और सिलेंडर का हेड है, तो सिलेंडर के हेड से पिस्टन का जो टॉप पोजीशन है उतने दूर का बीच में जो खाली जगह बचा हुआ है, जो खाली वॉल्यूम है, उसी को हम लोग क्या करें, क्लियरेंस वॉल्यूम कह रहे हैं। और इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम को VC से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान देंगे, V और सफिक्स में C लगा देंगे तो क्लियरेंस वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सिलेंडर वॉल्यूम, या इसी को हम लोग कहेंगे टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो बस याद रखेंगे कि ये तो आपका VC हो गया और यहां से यहां तक का जो वॉल्यूम है ये VS आ गया। तो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम आपसे अगर कोई पूछे कि क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि अगर हम क्लियरेंस वॉल्यूम को स्वेप्ट वॉल्यूम के साथ जोड़ देंगे तो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकल जाएगा, जिसको हम लोग फिर से जो है क्यूबिक सेंटीमीटर में ही रिप्रेजेंट करेंगे, सीसी में करेंगे। क्लियर हो गया। तो टोटल सिलेंडर वॉल्यूम क्या हो गया, यहां पर टोटल सिलेंडर वॉल्यूम क्या हो गया, तो इट इज द सम ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम। तो आई थिंक आपको ये सारा चीज समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग साथ
आठवां के बाद आठवां टर्म आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रेशन रेशियो। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टर्म लिख रहे हैं कॉम्प्रेशन रेशियो, किसको कहेंगे। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे, बस फिगर को अच्छे से देखते जाइए और सारे नोट्स को ढंग से बनाते जाइए। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, और आईसी इंजन अगर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो हमको जो है पेट्रोल इंजन मतलब ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल पढ़ने में बहुत आसानी होगा। क्योंकि जब हम उस पूरे ग्राफ को आपको रिप्रेजेंट करेंगे, जब आपको प्रोसेस समझाएंगे, तो आप पूरी चीज को रियलाइज कर पा रहे होंगे कि किस प्रोसेस में सक्शन हो रहा है, कॉम्प्रेशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एग्जॉस्ट हो जा रहा है। ठीक है, बस करना क्या है कि जो जो टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हैं, बस उसको बार बार रिवीजन अच्छे से करते जाइए। ठीक है, चलिए, तो आठवां क्या बता रहा हूं, आठवां में हम लोग आ जाएंगे 8 नंबर में कॉम्प्रेशन रेशियो। ठीक है, और कॉम्प्रेशन रेशियो को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सिमम बुक में स्मॉल आर ही लिखा रहता है। कॉम्प्रेशन रेशियो देखिए होता क्या है, आपको दिमाग में बैठा रहे हैं कि कॉम्प्रेशन रेशियो, इसका मतलब है कि जब सिलेंडर के अंदर दो तरह का वॉल्यूम है, एक को कह रहे हैं स्वेप्ट वॉल्यूम और दूसरे को कह रहे हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, तो होता क्या है कॉम्प्रेशन रेशियो, तो इट इज डिफाइंड as the ratio between total volume of the cylinder, total volume of the cylinder। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर किसको कहते हैं, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का मतलब हो गया कि V इज इक्वल टू क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू द क्लियरेंस वॉल्यूम, जिसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, VC के नाम से जान रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया कि कॉम्प्रेशन रेशियो बराबर हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मींस VC प्लस VS डिवाइडेड बाई VC। इसको आप लिख सकते हैं, अगर डिवाइड कर दिए तो 1 प्लस VS डिवाइडेड बाई VC। तो क्लियर हो गया कि कॉम्प्रेशन रेशियो का जो मान होगा वो हमेशा एक से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप यहां पर क्या करेंगे, यहीं पर नोट डाउन कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पेट्रोल इंजन का गाड़ी हो, तो उसका जो कॉम्प्रेशन रेशियो है, उसका जो वैल्यू है वह 6 से 12 के आसपास माना जाता है। ये रेंज है, कम बेसी भी हो सकता है, बता रहा हूं, ये रेंज है। कहीं कहीं आपको जो है 5 से 10 लिया जाता है, 6 से 12 लिया जाता है, 5 से 8 भी लिया जाता है। तो ये रेंज के अंदर आपको जो आ जाएगा वो आप मार देंगे टिक। आप बहुत नियरेस्ट अबाउट रेंज नहीं देगा कि 6 से 12, 6 से 10 ऐसा रेंज नहीं देगा, तो इस रेंज के अंदर आ जाता है। ठीक है, कॉम्प्रेशन रेशियो का मतलब है कि अगर हम फ्यूल का कॉम्प्रेशन इस रेंज तक कर देते हैं, ठीक है, तो यहां से इसका कंबशन इजीली टेक्स प्लेस करेगा। अब नेक्स्ट क्या है, अगर डीजल इंजन का गाड़ी है, तो कंप्रेशन रेशियो का जो मान आएगा वह लगभग किसी किसी बुक में 15 से 20 तक लिया जाता है या 16 से 22 तक लिया जाता है। तो ये रेंज है, आप कोई एक रेंज रट जाएंगे कि कंप्रेशन रेशियो जो है डीजल इंजन का इतना होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल डीजल का कितना होता है। कंप्रेशन रेशियो होता क्या है, तो बस ये याद रखना है कि टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्लियरेंस कितना दिया गया है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, कंप्रेशन रेशियो कह रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब पढ़ेंगे मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो हम लोग 9th नंबर में आ जाएंगे और 9th नंबर में हम लोग पढ़ेंगे 9th नंबर में मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर, इसको हम लोग P और सफिक्स में M कहेंगे कि मीन इफेक्टिव प्रेशर होता क्या है। तो ध्यान देंगे, सिलेंडर के अंदर जब पिस्टन TDC से BDC जाता है तो हमेशा जो प्रेशर है वह चेंज करते रहता है। यहां पर जब सिलेंडर में पिस्टन है तो उस समय फ्लूइड का प्रेशर कुछ होगा, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे जा रहा है, तो उसका प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज करते जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जब वर्किंग स्ट्रोक हो रहा है तो उस समय सिलेंडर के अंदर एक कांस्टेंट प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और ये जो प्रेशर है जिससे मेरा काम हो रहा है, वर्किंग हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर कह रहे हैं। नहीं तो हम डिफिनेशन में क्या कहेंगे, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर, ध्यान देंगे, इट is defined as the ratio between work done by the engine, किसी भी इंजन के द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है, टू द स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, टू द स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कह रहा है बाबू,
कह रहा है कि मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है कि इंजन के अंदर जो प्रेशर है वह कंटिन्यूसली चेंज करता है जब पिस्टन अपना पोजीशन चेंज करता है। तो वर्किंग स्ट्रोक में हम लोग क्या मान लेते हैं कि पिस्टन पर एक कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है जिससे वो काम कर रहा है, तो ऐसे प्रेशर को हम लोग मीन इफेक्टिव प्रेशर कहेंगे। ठीक है, नहीं तो हम लोग दूसरा डिफिनेशन के तौर पर क्या देंगे कि किसी भी इंजन के द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है और उसका स्वेप्ट वॉल्यूम से हम जब डिवाइड करते थे तो हमको क्या निकल जा रहा है, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो हम यहां से कह सकते हैं कि मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू वर्क डन और डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, तो स्वेप्ट वॉल्यूम आपका कितना है, तो वर्क डन W हो गया और यहां से VS हो गया। तो आई थिंक आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर भी समझ में आ चुका होगा कि मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है। तो इंजन में जितना भी टर्मिनोलॉजी यूज हो रहा था वो सारे को आपको बता दिया हूं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।